हेलो एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एफपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आप में से काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि एफपीओ क्या होता है, तो उसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में आने के लिए अपना आईपीओ लेके आना होता है, जिसके अंदर कंपनी अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को सेल करती है। लेकिन जब कोई कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड वो कुछ और पैसा भी जुटाना चाहती है पब्लिक को अपने और शेयर्स बेच करके, तो वो कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ लाती है। अब हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एफपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1995, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बेसिकली 1995 मार्च में स्थापित हुई थी। एंड ये कंपनी बेसिकली इंडिया में एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। द कंपनी प्रोवाइड्स वॉइस, डेटा एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज अक्रॉस 2G, 3G एंड 4G technologies such as short messaging and digital services for enterprises and consumers. एंड ये कंपनी वॉइस, डेटा एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है 2G, 3G एंड 4G टेक्नोलॉजीज में। एंड अगर इसकी कुछ सर्विसेज की मैं बात करूं तो ये शॉर्ट मैसेजिंग एंड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंटरप्राइजेस को और उसके कंज्यूमर्स को। एज ऑफ December 31, 2023, द कंपनी हैड ओवर 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड अ सब्सक्राइबर मार्केट शेयर ऑफ 19.3%। अगर हम December 31, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी के पास 223 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे एंड इनके पास जो सब्सक्राइबर मार्केट शेयर है वो है 19.3% का। इट्स नेटवर्क कैरिड 401 बिलियन वॉइस मिनट्स एंड 6004 बिलियन MB ऑफ डेटा। एंड इस कंपनी का जो नेटवर्क है वो 401 बिलियन वॉइस मिनट्स एंड 6004 बिलियन MB ऑफ डेटा को कैरी करता है। एज ऑफ December 31, 2023, वोडाफोन ऑफर्स मोबाइल एंड फिक्स्ड सर्विसेज टू 300 मिलियन प्लस कस्टमर्स इन 17 कंट्रीज। अगर हम December 31, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी ने मोबाइल एंड फिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं 17 अलग अलग कंट्रीज में अपने 300 मिलियन प्लस कस्टमर्स को। एंड हैज IoT कोलैबोरेशंस विद नेटवर्क इन 45 अदर कंट्रीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। प्लस इनके IoT कोलैबोरेशंस भी हैं अलग अलग नेटवर्क के साथ, जो कि 45 अदर कंट्रीज में सिचुएटेड है। द कंपनी ऑपरेट्स अंडर अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड विद ओवर 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम वोडाफोन एंड आइडिया। एंड ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के अंडर में ऑपरेट करती है एंड इनके पास पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो गाइस, ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। एंड आपको जितना इस एफपीओ में अप्लाई करने के लिए जानने की रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको इस कंपनी के बारे में अभी बता दिया है। अब हम इस वीडियो को आगे 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस एफपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस एफपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे, देन लास्टली हम अपना एनालिसिस करेंगे जिसमें हम इस एफपीओ के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमें इस एफपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो अब हम सबसे पहले इस एफपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये एफपीओ ओपन होगा 18th ऑफ अप्रैल को, देन ये एफपीओ क्लोज होगा 22 ऑफ अप्रैल को। यानी कि आप इस एफपीओ में 18 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन इसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 23rd ऑफ अप्रैल, यानी कि ये एफपीओ आपको अलॉट हुआ है या फिर नहीं ये आपको पता चलेगा 23rd ऑफ अप्रैल को। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 24th ऑफ अप्रैल, यानी कि अगर ये एफपीओ आपको अलॉट नहीं हुआ होगा तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा 24th ऑफ अप्रैल तक। देन क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 24th ऑफ अप्रैल, यानी कि अगर आपको ये एफपीओ अलॉट हो गया होगा तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे बाय 24th ऑफ अप्रैल। देन इस एफपीओ की लिस्टिंग डेट है 25th ऑफ अप्रैल, यानी कि ये एफपीओ हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखेगा 25th ऑफ अप्रैल को। देन इस एफपीओ की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। इसका प्राइस बैंड है 10 रुपीज से लेकर के 11 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस एफपीओ के एक शेयर में 1298 शेयर्स रखे गए हैं। देन इसका जो टोटल इशू साइज है वो है 18,000 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसके इशू टाइप को हम देख लेते हैं। तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का एफपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग हमें BSE NSE दोनों पे होती हुई देखने को मिलेगी। देन अगर हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो है 5,011 करोड़ 98 लाख
20,375 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो है 6,648 करोड़ 34,56,738 की। देन अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस एफपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1298 शेयर्स मिलेंगे एंड आपको 14,278 रुपीस का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा एंड इसमें आपको 2,14,170 रुपीस का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके अंदर आपको 92,158 शेयर्स मिलेंगे एंड जो अमाउंट आपको ब्लॉक करना होगा वो है 10,13,738 रुपीस का। देन अब हम देख लेते हैं कि इस एफपीओ में कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो अगर हम सबसे पहले क्यूआईबीज की बात करें तो उनके लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम रिटेलर्स की बात करें तो उनके लिए 35% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम एनआईआई एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2021 मार्च, 2022 मार्च, 2023 मार्च, देन दिसंबर 2023 तक का डेटा दिया हुआ है एंड ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे करोड़स में दिया हुआ है। तो अगर सबसे पहले हम इसके एसेट्स की बात करें तो 2021 में इसके एसेट्स थे 2,03,480.60 करोड़ के। 2022 में ये घटकर हो गए 1,94,029.10 करोड़ के। देन 2023 में ही फिर बढ़कर हो गए 2,07,242.70 करोड़ के। देन ये दिसंबर 2023 तक हो गए 1,90,801.80 करोड़ के। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में इसका रेवेन्यू था 42,126.40 करोड़ का। 2022 में ये घटकर हो गया 38,644.90 करोड़ का। 2023 में ये फिर बढ़कर हो गया 42,488.50 करोड़ का। देन ये दिसंबर 2023 तक हो गया 32,125.60 करोड़ का। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में ये कंपनी लॉस में थी एंड इसने 44,233.10 करोड़ का लॉस करा था। देन 2022 में इसने 28,245.40 करोड़ का लॉस करा था। देन 2023 में इसने 29,301.10 करोड़ का लॉस करा था। देन दिसंबर 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी ने 23,563.80 करोड़ का लॉस करा था। देन हम इसकी नेटवर्थ को देख लेते हैं तो 2021 में इसकी नेटवर्थ थी -38,228 करोड़ की। देन ये 2022 में हो गई -61,964.80 करोड़ की। देन ये मार्च 2023 तक हो गई -74,359.10 करोड़ की। देन दिसंबर 2023 तक ये हो गई -97,931.90 करोड़ की। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 2021 का हमारे पास डेटा नहीं है। देन 2022 का जो डेटा दिया हुआ है वो है -94,083.60 करोड़ की। देन 2022 का जो डेटा दिया हुआ है वो है -94,083.60 करोड़ का। देन मार्च 2023 में इस कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए थे -1,23,038.80 करोड़ के। देन ये दिसंबर 2023 तक हो गए थे -1,46,611.60 करोड़ के। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो 2021 में इसकी टोटल बोरोइंग थी 1,80,310.30 करोड़ की। देन 2022 में ये बढ़कर हो गई 1,90,970.70 करोड़ की। देन ये मार्च 2023 तक फिर बढ़कर हो गई 2,01,586 करोड़ की। देन ये दिसंबर 2023 तक फिर बढ़कर हो गई 2,03,425.70 करोड़ की। तो अगर हम सबसे पहले इसके एसेट्स को देखें तो एसेट्स में हमें कोई खासा ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। एसेट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चल रहे हैं। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू की भी सेम ही हालत है। रेवेन्यू में हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चल रहा है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग है। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी हर साल अपना लॉस कम करती जा रही है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी अभी फिलहाल लॉस में चल रही है इसीलिए हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेगेटिव पॉइंट ही मानेंगे। देन अगर हम इसकी नेटवर्थ को देखें तो पूरी की पूरी नेटवर्थ नेगेटिव में है,
प्लस इसकी जो नेटवर्थ नेगेटिव में है वो भी बढ़ती जा रही है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सेम पूरे नेगेटिव में है, एंड नेगेटिव में होने के बाद भी ये सालाना बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग को देखें तो टोटल बोरोइंग में भी लगातार ग्रोथ है, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल वीक है। देन हम इस एफपीओ के जीएमपी को देख लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 12th ऑफ अप्रैल, एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 0 रुपीज का, एंड उसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 11 रुपीज का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जीएमपी में हमें कोई भी डिमांड नजर नहीं आ रही है, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अब हम अपना फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस कंपनी के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, एंड देन अपना डिसीजन लेंगे कि हमें इस एफपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस एफपीओ का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये पूरा का पूरा एफपीओ फ्रेश इशू है। देन हम इस एफपीओ के फाइनेंशियल्स को देखें तो एसेट्स रेवेन्यू दोनों ही कांस्टेंट चल रहे हैं ऑलमोस्ट। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगातार ये कंपनी लॉस जनरेट कर रही है, हालांकि इसका लॉस सालाना कम हो रहा है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है। देन लास्टली हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रही है, जो अगेन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी में फिलहाल हमें कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। जीएमपी फिलहाल 0 रुपीज का चल रहा है, यानी कि आपको फिलहाल कोई भी लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस नहीं है। एंड अभी के सिनेरियो को देखते हुए मुझे यही लगता है कि ये कंपनी आपको इस एफपीओ के थ्रू कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रही है, क्योंकि अभी करंटली वोडाफोन आइडिया का मार्केट प्राइस चल रहा है 12.40 रुपीज का, एंड ये कंपनी आपको अपने एफपीओ में एक शेयर प्रोवाइड कर रही है 11 रुपीज का। तो कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको इस एफपीओ में देखने को नहीं मिल रहा है, एंड डेफिनेटली जब तक ये एफपीओ ओपन होगा एंड इसकी लिस्टिंग डेट आएगी तब तक मार्केट प्राइस काफी ज्यादा कम हो चुका होगा, और बहुत ज्यादा कम ना भी हो तब भी डेफिनेटली मेरा मानना है कि ये 11 रुपए के नीचे तो चला ही जाएगा। तो इसीलिए एफपीओ के थ्रू इसके शेयर्स को खरीदने में कोई समझदारी नहीं है। अगर आपको वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना ही है तो आप चाहे तो मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, एंड मेरा पर्सनल डिसीजन अभी यही है कि मैं इस एफपीओ को अवॉइड कर रहा हूं। एंड ये मैं केवल मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए नहीं कह रहा हूं, मुझे पर्सनली कंपनी के फाइनेंस फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं। एंड अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन वाले किसी शेयर में इन्वेस्ट करना ही है तो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां रखी हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं डेफिनेटली इस एफपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं, एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस एफपीओ के बारे में, एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस एफपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस एफपीओ में अप्लाई करने वाला है एंड कौन सी कैटेगरी में करने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें, एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।